हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 16 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो हिंदी के, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो में जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ उससे आप लोगों का बिल्कुल 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आज वीडियो थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत आप सीरियस रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है 16 फरवरी को। आप लोगों का हिंदी का पहला पेपर आप देने जा रहे हो, समय तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल सीरियस रहिए। इस समय जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है 100% जेन्युइन बताया जा रहा है कि 100% वही आएगा। ठीक है, और उन प्रश्नों को आप एक ही बार में आपको याद करना है, क्योंकि कम समय है और सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितने क्वेश्चन है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन याद करना। 100 मेरी गारंटी है ना, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से करा रहा हूँ और इसको तैयार कर लो। अगर 95% का सपना है, ठीक है, तो जरूर आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करोगे तभी हो पाएगा यार। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन से नोट करना। अगर आंसर आता है तो बता देना, पहले बहुविकल्पीय कराऊंगा, इसके बाद फिर आप लोगों को गद्यांश पद्यांश निबंध जो भी है सारी चीजें मैं कराऊंगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आता है तो कमेंट करना, नहीं आता है तो मैं ट्रिक लगाऊंगा, उसको याद कर लेना ध्यान से। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जैसा पहला प्रश्न आप देख लो कि चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि जैनेन्द्र का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि यशपाल का। बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। अगर मालूम है तो बताइए जरूर। तो मालूम ही होना चाहिए, प्रैक्टिस होने जानी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि 16 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है। तो देखो, चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो देखो दूसरा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, काल अवधि 100% आएगा, किसी का भी आए क्या आएगा जरूर, लिखित बता रहा हूँ आपको। देखिए, शुक्ल युग की काल अवधि है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग का बहुत पूछता है कि शुक्ल युग की काल अवधि है, बताओ 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल युग की काल अवधि क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है। 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सारे प्रश्न हैं। आपको एक प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, बता देता हूँ आज से। देखो, गुनाहों के देवता जो है, उपन्यास के लेखक कौन है, ये उपन्यास है गुनाहों के देवता। और यही पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है, इनको कौन लिखा है। धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इला चंद्र जोशी हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 4 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्लयोत्तर युग की समय सीमा है। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को शुक्ल युग की बताया था समय सीमा, अभी आ गया शुक्लयोत्तर युग। 100% एक समय सीमा से तो लिखे थे कि देगा ही। ठीक है, तो शुक्लयोत्तर युग की समय सीमा क्या होती है बताओ। 1938 से 1980 तक, और 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1936 से लेकर 1947 तक। बताओ चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, क्योंकि शुक्लयोत्तर युग की जो समय सीमा होता है 1938 से लेकर 1980 ईस्वी तक मानी जाती है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों को। और एक क्वेश्चन नंबर 5वां करा, क्वेश्चन 4 है ना ये। चलो क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। कलम का सिपाही की रचना किसने की, वृंदावन लाल वर्मा जी ने कि अमृत राय कि प्रेमचंद्र की, इनमें से कोई नहीं। कलम का सिपाही की रचना किसने की, सोच समझ के जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचना क्या है, आप लोगों को याद ही होगा, अमृत राय। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए मेरे प्यार बच्चों अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी हैं। देखो, विशेषताएं और प्रवृत्तियां से क्वेश्चन कंफर्म है, 100% कंफर्म है। देखो, प्रवृत्तियां विशेषताएं ये कही होती है, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन है श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, ए तथा बी दोनों की मुक्त प्रकृति चित्रण। तो ये तो बहुत नॉर्मल लड़का भी दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी ही बोल दिया है यहाँ पे कि दो प्रवृत्तियां, तो दो प्रवृत्तियां तो ऑलरेडी बोल दिया है, तो ए तथा बी दोनों को ही होगा, क्योंकि दो इसी में तो आएगा। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग भी आप लोग लगा सकते हो, जिसको याद नहीं रहेगा दिमाग से कर सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को, इतना सिंपल है प्रश्न ये। चलो अगला प्रश्न देख लो
तो देखो इस कैटेगरी का प्रश्न तो एक तो फिक्स है भाई, पूछता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। ये तो देगा ही देगा। तो आपको चारों ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कि कौन सा कथन सही सही है, उसे ही पहचान कर लिखना पड़ेगा। जैसे पहला है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो आपको बताना पड़ेगा इस सातवां में कौन सा कथन सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो देखो इसमें सही है ऑप्शन बी वाला, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो दूसरा सही है, तो दूसरा पे क्लिक करोगे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे 100%, और आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है, उस पर टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं फिर अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो अगला है कि लहरों के राजहंस के जो लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश है, कि प्रेमधन है, कि गुलाब राय है, कि रामधारी सिंह दिनकर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मोहन राकेश। ठीक है, याद रखना मोहन राकेश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8वां भी क्लियर हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है वह है कि निम्न में से छायावाद युग के कवि पूछता है। ठीक है, कि छायावाद युग के कवि कौन, इन चारों ऑप्शन में से सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि आपके नरेंद्र शर्मा जी हैं, कि आपके दादू दयाल हैं, कि कुतुबन हैं। बताइए इन चार ऑप्शन में से बताना है कि छायावाद युग के कवि कौन है इसमें से। तो आपके हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत। क्या हो जाएंगे? सुमित्रानंद पंत जो है छायावाद युग के कवि हैं, याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10वां। ये सारे प्रश्न याद हो रहे जाना चाहिए। ठीक है, 1% लापरवाही मत कीजिएगा आप लोग। निम्न में से रीति काल की कालावधि, ठीक है, देखो रीति काल की कालावधि बताना है आप लोगों को, कि 1643 से 1843 ईस्वी तक होती है, कि 1343 से 1643 ईस्वी तक होती है, कि 743 से 1343 ईस्वी तक होती है, कि 1843 से आज तक। बताओ कि निम्न में से रीति काल की जो कालावधि होती है तो कौन सी होती है? ठीक है, कितनी मानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, क्योंकि 1643 से लेकर 1843 तक मानी जाती है रीति काल की कालावधि। याद कर लेना। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो 2022 में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि साकेत, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था, कि नरपति नालह, कि हरि और कि नागार्जुन। बताओ प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या है, कि निम्न में से रीति काल, देखो निम्न में से रीति काल की कालावधि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी। अभी हमने रीतिकाल का देखा था, फिर वही प्रश्न आ गया क्या? ये दोबारा आ गया। तो ऑप्शन है 1643 से 1843। देख रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसे 2 बार लिखना पड़ा। समझ लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें 2 बार लिखना पड़ा। तो भाई इन सारे प्रश्नों को ईमानदारी से आप लोग से रिक्वेस्ट है याद कर लेना, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा लापरवाही से आपका नंबर कम आए। बिल्कुल नहीं, आपको सारे प्रश्न याद करने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न क्या है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है पुराना। 13वां प्रश्न देखो क्या है। 13वां प्रश्न यह है कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। कि यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं। बताओ यामा के रचयिता का नाम आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 13 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यामा के जो रचयिता हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क लगा लो। ठीक है, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, कि जय प्रकाश भारती जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो है वह आपके जय प्रकाश भारती हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर वही आ गया, कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए।
ऑप्शन ए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। और ऑप्शन सी है कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन डी मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध जो है संग्रह है। ठीक है, आप बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें विकल्प दिए हुए हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर बी ही होगा, क्योंकि गुनाहों का जो देवता है ना वो उपन्यास है पहली बात, और उसको लेखक जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ही हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 16 क्या है, कह रहा है कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं कौन, इन चार ऑप्शन में से। तो रस मीमांसा के लेखक ना गुलाब राय जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं। बताओ इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यार विद्यार्थियों, रस मीमांसा तो रट जाना चाहिए आप लोगों को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। थोड़ा सा भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये प्रश्न नंबर 16 था ना, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रश्न नंबर 17 देखो क्या है। देखो प्रश्न नंबर 17 यह है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि है क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आप लोगों को दिया था आधुनिक काल की समय अवधि। तो 1850 से 1900 तक, कि 1900 ईस्वी से 1920 तक, कि 1919 से 1938 तक, कि 1843 से वर्तमान तक, मतलब अब तक। तो देखो आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 1843 से वर्तमान तक, अब तक जो काल अवधि मानी जाती है आधुनिक काल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, समय अवधि मानी जाती है। तो 17वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलो प्रश्न नंबर 18 देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अर्धनारीश्वर तो हमेशा पूछता है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयप्रकाश, अरे सॉरी जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि चतुरसेन शास्त्री जी हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, कौन है, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 यह है कि निम्न में से आधुनिक काल, देखो प्रश्न क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं कौन सी हैं इन चार ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, की विकल्प ए तथा बी दोनों की मुक्तक काव्य की प्रमुखता। ठीक है, तो आधुनिक काल की विशेषता पूछा है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी ऑप्शन ए तथा बी ऐसे दिखे तो आप उस पर ही क्लिक कीजिए, क्योंकि यही ऑप्शन ही सही होता है। ठीक है, तो विकल्प ए तथा बी दोनों होगा, क्योंकि जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी है और बौद्धिकता की प्रधानता भी है आधुनिक काल की विशेषता। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 20वां प्रश्न देखिए क्या है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ललित ललाम के रचयिता पद्माकर जी हैं, कि मतीराम है, कि भूषण है, कि बिहारी जी हैं। बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। ललित ललाम के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएंगे मतीराम। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी आपने देखा कि 20 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। ठीक है, और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर का महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ और 6 नंबर का महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। ठीक है, और दो दो बताऊंगा, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश बताऊंगा। और संस्कृत का भी आप लोगों का पद्यांश बताऊंगा, जो कि छोटा ही होता है, आपको मिलेगा 5 नंबर तुरंत। ठीक है, तो ध्यान में रखना उन प्रश्नों को जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% क्लियर करवाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता उसको, लेकिन आपको एकदम याद होना चाहिए। चलिए उसको देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो इसमें से पहला आप लोगों का ये गद्यांश है, कौन क्या है, गद्यांश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अभी मैं अभी तैयार कर लेता हूँ। देखिए गद्यांश को रट्टा नहीं मारा जाता है। गद्यांश अभी आपके सामने पढ़ूंगा, आप व्याख्या कैसा बताऊंगा, उसको कहानी जैसे याद किया जाता है। कहानी नुमा याद कर लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि सबके नीचे अंडरलाइन किया गया है, सबके नीचे, लेकिन यहाँ पे 2 भाग पे बांटा गया है। एक यहाँ पे ये प्रथम रेखांकितांश की व्याख्या है, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दूसरा रेखांकितांश की व्याख्या। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि पूरा नहीं देगा। एग्जाम में या तो पहला रेखांकितांश की व्याख्या दे देता है, या तो इसको नहीं देगा तो आपको द्वितीय रेखांकितांश की व्याख्या दे देगा। तो दोनों में से दोनों देता है, याद रखना। कभी यह दे देता है तो कभी यह दे देता है। तो पूरी लाइन का अगर व्याख्या मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे। ये नहीं कि मैं ऊपर वाला बता दिया और एग्जाम में नीचे वाला आ गया तो खुद तो व्याख्या कर लिए ना, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि दोनों रेखांकितांश की व्याख्या बता रहा हूँ कि दोनों क्लियर हो जाए। एग्जाम में पहला देखा तभी कर लोगे, दूसरा देखा तभी कर लोगे। तो देखो पहला क्या है, मतलब ये पूरा गद्यांश को पढ़ता हूँ, नोट कर लेना कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है,
ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के साथ समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। तो ये आपको लिखा लिखा मिलेगा, और इसी के नीचे प्रश्न दिया होता है जिसका हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या क्या पूछा है नीचे इसके। तो देखिए प्रश्न इसके नीचे ये पूछा है, पहला प्रश्न तो हमसे ये पूछ लिया है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ और लेखक का नाम मतलब होता है कि जिसमें पाठ और लेखक का नाम होता है उसे हम संदर्भ कहते हैं। तो पहले तो संदर्भ लिखने के लिए बोला है। फिर दूसरा बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, मतलब जिसके नीचे इतना अंडरलाइन किया गया उसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और स में 3 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न ये है कि जो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, पहली बात। दूसरा कहा गया है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाए कि ठीक है, ये अच्छी संगति से क्या लाभ होते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। और तीसरा उसमें पूछा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक साल से नहीं ना आ रहा है, यह लगातार आ रहा है। ठीक है, 5 सालों से। ठीक है, लगातार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हो पेपर उठाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हो। हम लोग तो डेली पढ़ाते हैं, हम लोग को मालूम है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, इतना कंफर्म है हम लोग, बस आपको तैयार करना है। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, अ वाला। क्योंकि प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसका मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, कि ये जो आपका पद्यांश है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं संदर्भ। तो पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आ गया संदर्भ, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, पहले यहाँ पे बता देता हूँ। देखो संदर्भ में हम लोग हेडिंग डालोगे, संदर्भ लिखोगे कैसे कि प्रस्तुत गद अवतरण, क्योंकि गद्यांश है तो गद अवतरण होगा, पद्यांश रहता था पद अवतरण होता। तो प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब हिंदी गद्यखंड से लिया गया है और मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, और इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो मित्रता चैप्टर से लिया रहेगा ना, तो मित्रता की जरूर बात होगी, और यहाँ पे मित्रता की बात हो भी रही है। क्योंकि आपको तुरंत पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, तो देखिए ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। जब इसको आप पढ़ोगे तो भावार्थ आपको निकल के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मित्रता के बारे में ही कुछ सारांश निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ था, संदर्भ क्लियर हो गया ना। कौन कौन लिखे हैं, तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मित्रता से लिया गया है। बस तो ये आप लोगों का बस यही होता है आप लोगों का संदर्भ, क्योंकि उसी में ना पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है। फिर दूसरा बोला रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश 2 हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक बस इतना करेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या बस इतना तक। कहाँ तक कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस इसे बोलते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले इतना देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको साइड में करता हूँ। और देखो आंसर में लिखेंगे, पहले यहाँ दिया है कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना मैं पढ़ा हूँ उसका व्याख्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे होगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जैसे बुरी संगति जो होती है, जैसे घातक बुखार हमारे लिए हानिकारक होता है, उसी तरह बुरी संगति भी हमारे लिए घातक बुखार के समान ही होता है। जिस तरह देखिए आगे बोल रहा है कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वस्थ और नष्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जैसे कोई घातक बुखार अगर हो गया, ठीक है, तो बहुत तगड़ा बुखार हो गया तो आपके शरीर को नष्ट कर देगा, आपको स्वास्थ्य को खराब कर देगा, कभी-कभी तो प्राण भी ले लेता है। उसी तरह वो बता रहे हैं कि बुरी संगति अगर आपकी मित्रता किसी बुरी लोगों से हो गया, तो मतलब वो आपके पूरे नैतिकता, जो सदाचार आपका मन है, आपका बुद्धि है, उसको नष्ट कर देता है। बस यही तो कह रहे हैं। यही प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से आती है, तो यहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब यही द्वितीय अंश के रेखांकित अंश, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। अब इसी का व्याख्या हमको करना है, तो देखो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए कहानी जैसा याद करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। तो इसमें कहानी ही नहीं है कि और क्या है, मृतता के बारे में दिया गया है।
जैसे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, लिखोगे इसमें कि मानव जीवन में युवा अवस्था जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रकृति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि कह रहे हैं कि कुसंगति कुसंगति मतलब होता है कि बुरा संगत। कह रहा है कि बुरा संगत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है। जिस प्रकार अगर किसी मनुष्य के पैर में अगर भारी पत्थर बांध दिया जाए तो भारी पत्थर उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसी प्रकार अगर आपकी बुरी संगति है तो वो बुरी संगति आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वही कह रहा है। इसी प्रकार कुसंगति में जो लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। इसी प्रकार जो कुसंगति का अगर साथ आप लेते हैं, किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उसमें आपका धीरे-धीरे पतन होने लगता है। मतलब आपका बुद्धि का क्षय होने लगता है। और देखिए लिखा है और वह दिन प्रतिदिन, लिखेंगे और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। तो वही चीज लिखा है। इसके विपरीत अगर इसके उल्टा बात करें, अगर अच्छी संगति अगर किसी की मिल जाए तो तब क्या होगा? तो कह रहा है उसके विपरीत अगर अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी दृढ़ बाहु, मतलब बाहु मतलब होता है बाह, अर्थात सहारा होती है, मतलब बाह के अनुसार सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। ठीक है, मतलब हाथ पकड़ के हमेशा रखी रहेगी, गिरने नहीं देगी। इसका कहने का मतलब ये है। अपितु उन्नति के पथ पर, उन्नति के पथ में मतलब कि आगे के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, जो हमें गिरने नहीं देती है और जीवन को शुद्ध सात्विक और उन्नत बनाती है। ये आपका द्वितीय अंश की रेखांकित व्याख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमने अच्छे तरीके से कर दिया। अब देखिए नीचे जो प्रश्न दिया होता है उसको आप देखना है, क्योंकि वो भी आप लोगों के 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो नीचे प्रश्न नहीं दिए थे, प्रश्न दिया था ना नीचे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, एक प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। जैसे स में 3 प्रश्न दिया है। जैसे स में पहला प्रश्न है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ कि युवा पुरुष की संगति में क्या कहा गया है। तो देखो स का पहला यही है ना, तो लिखोगे कि देखिए युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। यही कहा गया है। बस आप लोगों की इतनी छोटी लाइन आप लोगों की याद रखनी है। याद क्या रखनी है? तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। और दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए देखते हैं दूसरा का आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छी संगति जो होता है ना, सहारा देने वाली बांह के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षा और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ठीक है, चलिए और तीसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो ये भी बहुत सिंपल है कि देखिए कुसंग का जो प्रभाव बहुत भयानक होता है और यह मनुष्य की क्या करता है, नैतिकता और अच्छे आचरणों को नष्ट कर देता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वह उसकी बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता रहता है। ठीक है, तो यह आप लोगों का पहला जो गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हुआ। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा हम लोग गद्यांश देखते हैं। मात्र 2 ही गद्यांश आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो दूसरा ये है, क्या है, इसको एकदम अच्छे से तैयार करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम थोड़ा सा भी मजाक मत करना, बहुत सीरियस रहना। ये सारे प्रश्न आएंगे 6-6 12 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा गद्यांश और पद्यांश से। ठीक है, देखो क्या है कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा और जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? और यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए इसमें भी 2 रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, या तो ऊपर वाला दे देता है या तो ये नीचे वाला दे देता है। ठीक है, दोनों में से दे देता है, कोई भी दे सकता है, इसलिए हमने दोनों उठा लिया है कि दोनों में से कोई दे देगा उसका आप व्याख्या कर सको अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसके नीचे भी प्रश्न भाई दिया होगा, जैसे पहला के नीचे दिया था। जैसे हम पहला दिया है यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या होता है? पाठ का नाम लिखा जाता है, लेखक का नाम लिखा जाता है। और दूसरा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या कर देंगे हम लोग। इसके बाद स में 2 प्रश्न, उसमें 3 दिया था, इसमें 2 ही प्रश्न है। क्या है? पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलो हम लोग ध्यान ध्यान से पहला प्रश्न यहाँ पे करते हैं। पहले तो हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे कि ये जो आप लोगों का
गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसका संदर्भ क्या होगा, मतलब संदर्भ मतलब किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ उठाते, देखिए कैसे लिखेंगे, सिंपल है कि प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित, देखिए ममता नामक कहानी से उद्धृत है। किससे? ममता नामक कहानी से उद्धृत है। और इसके लेखक जो है छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ममता कहानी के लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी। और एक और बताऊं आप लोगों को टिक इसके याद करने का, कि ममता नामक कैसे आप जानोगे कि ममता नामक कहानी से लिया गया है। उसके नीचे प्रश्न में ही देख लो कि दिया है यहाँ पे कि अपने पिता के कौन सा कृत्य ममता को, देखिए हिंट दिया ना कि ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो यहीं से आप जान जाओगे कि ममता ममता चैप्टर से लिया गया है। बस इसके लेखक याद करना है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, बस। चलिए, तो याद हो गया ना आप लोगों को संदर्भ लिखना। चलो अब है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखो दो रेखांकित अंश की व्याख्या है, पहले तो हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, इसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलो पहले हम लोग प्रथम, मतलब हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे इसमें कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रत हो गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, मतलब कि जो उनके पिता घूस के रूप में थाल लिए थे सोने के, उन्हीं को देख वो घबरा गई हैं और कह रही हैं कि आपने जो ये काम किया है वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, और आपने इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किया पिताजी? ठीक है, यही व्याख्या में दर्शाया जा रहा है, बस। इसके बाद देखिए द्वितीय रेखांकित क्या मतलब, यहाँ तक फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक जो है ममता की आंखों को अंधा बना रही है। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप विधर्मियों से किसी से आप घूस ले रहे हो तो और वो जो धन होता है वो विपत्ति का साधक होता है, मतलब कि अगर वो धन से आप अच्छे से नहीं रह पाओगे, आपके मतलब कि जीवन में विपत्ति आती ही रहेंगी अगर घूस के रूप में कोई आप धन ले रहे हो तो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, तो ये भी हो गया। अब इसके नीचे बस यही दो प्रश्न बचा है कि स वाला, पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। देखिए स का पहला कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, बस। और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, बस। अब ये कंप्लीट रूप से आप लोगों का यह जो गद्यांश है तैयार हो गया कंप्लीट रूप से, ये दोनों तैयार होना चाहिए बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ पद्यांश, जो कि 2 कराऊंगा, बस मात्र 2, अब उससे 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो पद्यांश, और यह पद्यांश आप लोग किसी कीमत पे नोट कर लेना, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बता ही सकता हूँ और आपसे अपने मुंह से यही कह सकता हूँ कि मानना तो आप लोगों को है। जब पेपर देने जाओगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया है। ठीक है, देखो क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारत साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। बहुत इंपॉर्टेंट है पद्यांश से मेरे प्यारे विद्यार्थी, लगातार हर साल यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके नीचे प्रश्न बस एक ही करना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी की व्याख्या कीजिए। देखिए ससंदर्भ मतलब ये होता है कि संदर्भ भी लिखिए, प्रसंग भी लिखिए और इसके बाद इसका व्याख्या कीजिए, बस यही 3 चीज करना होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो देखो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है, बस। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा यह रचित कवितावली से लिया गया है और हिंदी के काव्य खंड में संकलित कौन सा शीर्षक से, वनपथ शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है।
इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि ये पूरे के पूरे पद्यांश में किस चीज के बारे में बात किया गया होता है, इसी को बोलते हैं प्रसंग। देखो प्रसंग हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का, ग्राम वधु मतलब गांव की जो लड़कियां हैं उनके प्रश्न पर उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, तो इस पूरे पद्यांश में यही बात होगी। अब इसका हम लोग लास्ट में व्याख्या देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका व्याख्या क्या है। तो व्याख्या हम लोग लिखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा मजेदार एक व्याख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा, मतलब गांव की लड़कियां जो थीं वो राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई कि वो पूछना क्या चाह रही हैं लोग। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर जो है अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतलब सीता जी वो समझ गई कि पूछना क्या चाहते हैं, तो वो अपने मतलब कि हाव भाव से ही उत्तर दे दिया, मतलब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही अपना सारा उत्तर दे दिया। फिर लिखोगे आगे कि उन्होंने, फिर लिखोगे कि उन्होंने स्त्रीयोचित लज्जा के कारण, मतलब कि स्त्री के लज्जा के कारण या केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के जो संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जब सीता जी कहना क्या चाह रही थी, सारी सखियां समझ गई कि हाँ इनके पति ही हैं। तो समझने के बाद जो सभी सखियां हैं वो राम के सौंदर्य, मतलब उनके सुंदर मुकुट को देखकर एकाएक देखती ही रह गई और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है, मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि सूर्य के उदय होने में लग रहा है कि राम का ही चेहरा हो है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, कि सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो, और उनके देखने से ऐसा लग रहा है कि गांव की जो लड़कियां हैं उनके नेत्र जो हैं कमल के जैसे सुंदर की कलियां, जैसे कमल की कलियां खिल जाती हैं उसी तरह उनकी आंखों की कलियां खिल गई हो उनको देखने के बाद। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। बस यही है, पहला आप लोगों का पद्यांश क्लियर हो गया। देखिए इतना सिंपल है, याद कर लेंगे। दूसरा जो बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे प्यारे बच्चों यह, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिख दिया वो गारंटी है कि 100% आएगा, उसको दुनिया की ताकत नहीं रह सकती, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, देख लो क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वो अपूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। कैसे याद करोगे, ट्रिक से देखो। पहले संदर्भ लिखो, संदर्भ तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कैसे बता रहा हूँ देखो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं इसको, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, क्योंकि स्वदेश प्रेम की बात ही इसमें हुई है, तो स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है, जो उनके काव्य संग्रह थी उसमें से स्वप्न से ली गई है कविता। ठीक है, यही संदर्भ में आप लोगों को पूरा लिखना है। इसके बाद प्रसंग, प्रसंग का मतलब तो समझा ही दिया हूं आप लोगों को क्या होता है। तो प्रसंग लिखोगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे के पूरे व्याख्या क्या है इस पूरे पूरे पद्यांश का। तो देखिए लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से व्याख्या हेडिंग डाल के, कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। मतलब कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही होती है, चाहे देश के प्रति चाहे किसी के भी प्रति आप प्रेम कर रहे हो। तो हालांकि यहाँ देश के प्रति बता रहा है कि देश के प्रति अगर प्रेम कर रहे हो और सच्चा प्रेम वही होगा जिसमें आत्मत्याग की भावना हो, जिसमें आप आत्मत्याग कर सकते हो। अर्थात उसके कहने का मतलब यह है कि आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम जो है प्राणहीन या मृत होता है। ठीक है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का क्या होता है, संचार होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इन सारे भावनाओं को समझो, बस यही आप लोगों को अपने तरीके से लिखना है। अतः सच्चे प्रेम के लिए जो होता है ना, प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। अगर सच्चे प्रेम करते हो तो हमेशा प्राणों के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहोगे। ठीक है,
पीछे नहीं हटोगे देश के लिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है, और देश के प्रेम की जो भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, और आत्मा के विकास से अगर हम बात करें तो मनुष्य का विकास होता है। और अतः देश प्रेम से जो आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। तो यही आप लोगों का भाई व्याख्या है। इतना सिंपल सिंपल है, तो रटना थोड़ी है, अपने दिमाग से इसको कहानी से जैसा याद करना है और यही कहानी प्रस्तुत कर देना अपने पेपर में और नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर आप लोगों को हो गया। तो 2 गद्यांश 2 पद्यांश बता दिया। संस्कृत का पद्यांश बताने वाला हूँ, जिसे संस्कृत का श्लोक भी कहा जाता है। तो श्लोक को ही पद्यांश बोलते हैं और ये बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो अभी रुके रहिए, मैं टोटल आपको बताने वाला हूँ इतने इंपॉर्टेंट ना कि 1 नंबर नहीं जाएगा यहाँ से, इतना लिखित बता रहा हूँ। तो चलिए उसको देखिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके संस्कृत के श्लोक हैं जिसे हम पद्यांश भी बोलते हैं। बहुत छोटा होता है, 5 नंबर देके जाएगा। 5 नंबर का इस बार आएगा आप लोगों को। देखो पहला है इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। देखिए बस इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। जैसे संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृतेः नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस यह संदर्भ और अनुवाद तो बहुत छोटा होता है। जैसे सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब सिंपल होता है कि सभी सुखी हों। सर्वे भवन्ति सुखिनम मतलब होता है सभी सुखी हों, और सर्वे सन्तु निरामयाः मतलब कि सभी रोग रहित हो, मतलब किसी को रोग न हो। ठीक है, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इसका मतलब होता है कि सब कल्याण को देख, मतलब सबका कल्याण हो और कोई भी दुख ना हो, मतलब कोई भी दुख का भागी ना हो, किसी को दुख ना हो। बस इतना, बस यही 2 लाइन से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इस बार 5 नंबर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया, ये दूसरा देखो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूँ एक प्रश्न इधर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। देखो दूसरा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, तो इसमें देखो यह जो आप लोगों का संस्कृत का श्लोक है, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं, सिंपल, बस खत्म हो जाएगा। जैसे यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही हम क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए बहुत छोटा छोटा है, क्लियर हो गया। तो दूसरा भी हो गया। इसका मैं एक और बता देता हूँ, यह जो कि इंपॉर्टेंट 3 ही बताऊंगा इसका। ठीक है, देखो मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती काम हित्वा वर्तमान भवति लोभ हित्वा न भवेत। ठीक है, देखो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, बस जीवन सूत्राणी पाठ से अवतरित है। और इसका अगर हिंदी में अनुवाद हम देखें तो देखो हिंदी में अनुवाद यह होगा इसका कि मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़ना शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होना होता है और लाभ को छोड़कर सुखी होता है। बस समझ लीजिए यही आपका हिंदी में अनुवाद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली आप लोग अच्छे से इस प्रश्नों को तैयार करना। लगातार मेरे चैनल पे बने रहो, हिंदी के बहुत अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगा और सारे प्रश्नों को क्लियर करा दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लो अपने दिमाग में और वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।